नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की एक बड़ी खबर के साथ। इन्फ्लुएंजा वायरस से जुड़ी है बड़ी जानकारी। स्वास्थ्य सचिव ने वायरस को लेकर एक बैठक की है और बैठक के बाद सभी राज्यों को निर्देश जारी हो चुके हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित कर दिया गया है हर राज्य को। स्वास्थ्य सचिव का सभी राज्यों के लोगों के लिए सलाह भी सामने आई। उन्होंने कहा है कि खांसी जुकाम होने पर मास्क का उपयोग जरूर करें। कोविड के वैक्सीनेशन पर राज्य अब जोर दें। ये सब तमाम बातें नए वायरस को लेकर, इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर, जो कि H3N2 क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी वजह से बैठक बुलाई गई थी स्वास्थ्य सचिव की तरफ से। अब राज्यों को ये निर्देश जारी हो चुके हैं कि सभी राज्य अपने स्तर पर सावधानी बरतना शुरू कर दें, क्योंकि अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे जाकर ये वायरस भी बहुत ज्यादा घातक साबित हो सकता है। तो H3N2 को लेकर लगातार गाइडलाइंस भी जारी की जा रही हैं। वही नियम जो कि कोविड के दौरान आप पालन किया करते थे, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग करना है, अगर खांसी जुकाम जैसी कोई भी समस्या आपको है तो मास्क का उपयोग करते रहें। चलिए, ज्यादा चर्चा के लिए हमारी सहयोगी फराह खान दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। फराह, जिस तरह से ग्लिम्स हम बात कर रहे थे, जिस तरह की कि एक तरफ कोरोना को लेकर हमारे पास गाइडलाइंस सामने है, लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि H3N2 है वो थोड़ा सा नया हमारे लिए, लेकिन क्या उसी तरह की गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम सावधानी बरत सकते हैं और इस वायरस से बच सकते हैं? बिल्कुल अवंतिका, देखिए H3N2 वायरस और H1 को लेकर जो है बहुत अहम बैठक जो है अभी नीति आयोग में हुई है और उस बैठक में ये जो है वो डिसाइड किया गया और सारे राज्यों को जो है वो राज्य सचिव ने पत्र लिखे हैं और ये साफ तौर पे कहा है कि जो कोविड प्रोटोकॉल अब तक फॉलो करते आए थे उसी को फॉलो करना है। अगर किसी को ऐसी दिक्कतें हो रही हैं, खांसी है, नज़ला है या फीवर है, तो वो मास्क का प्रयोग करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात है। और देखिए, सबसे ज़्यादा अब महत्वपूर्ण हो गया है कि कोविड की जो वैक्सीनेशन है उस पर जोर दिया जाए और मॉनिटरिंग करने को कहा है, अलर्ट पर रहने को राज्य को कहा है। देखिए, ICMR ने पहले ही बताया था कि मार्च जैसे जैसे अंत आएगा तो वैसे वैसे इसके मामले जो हैं वो गिरने लगेंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ये समझना कि जैसे मौसम बदलता है तो बीमारियाँ ज़रूर पनपती हैं, लेकिन जो ये H3N2 वायरस है और जो H1N1 जो वायरस है, इसके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें जो लक्षण हैं वो बिल्कुल कोविड जैसे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, या फिर उसके बाद एक इसका जो है वो फ्लू टेस्ट होता है। इसलिए कहा गया है कि जो राज्य को पूरी तरीके से मॉनिटर करना होगा, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था कि लोग जो हैं वो बीमार हो रहे थे, वो एंटीबायोटिक्स का भी सेवन कर रहे थे, डॉक्टर्स उन्हें देख रहे थे, और फिर उसके बाद जो है IMA ने सबसे पहले एडवाइजरी जारी की थी और IMA ने लोगों को ये समझाया था और डॉक्टर्स को भी ये कहा था पत्र लिखकर कि वो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो ना दे, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए दी जाती है और ये जो है ये वायरस है। तो देखिए, ये भी इन्फ्लुएंजा जो है इसमें 3 प्रकार होते हैं, लेकिन भारत में अभी 2 प्रकारों की पुष्टि हुई है और जिस तरीके से 2 मामले सामने आए हैं मौत के, जिसमें पता चला है कि H3N2 वायरस से ही जो है वो मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके बाद सरकार जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है और अब ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं राज्य को कि जो कोविड प्रोटोकॉल जो फॉलो होता था उसी को फॉलो करना है। मास्क लगाना, अगर कोई बीमार महसूस कर रहा है, अगर किसी को खांसी आ रही है तो उससे भी बचाव करना है, और जैसे हाथ धोते थे, सैनिटाइजेशन का प्रयोग करते थे, वो करना पड़ेगा। देखिए, बहुत अहम हो जाता है अवंतिका, क्योंकि अभी जो कोविड का दौर, इतना लंबा दौर जो है वो अभी हम लोगों ने देखा है और किस तरीके से सारी वेव का सामना किया और उसको लेकर भी तमाम बैठकें हुई हैं। तो आज ये दूसरी बैठक थी, क्योंकि इससे पहले जो है स्वास्थ्य मंत्री ने खुद समीक्षा की और राज्य को ये निर्देश दिए कि पूरी तरीके से अलर्ट होना है और लोगों के लिए पहले से जो है वो एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों को भी जो है वो समझाया जा रहा है कि अगर उन्हें ऐसे कोई लक्षण लगते हैं तो वो बचाव करें। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अब तक जो हम लोग प्रोटोकॉल फॉलो करते आ रहे थे वही करना है, और अगर लगता है तो आसपास अगर कोई ऐसे लक्षण होते हैं तो डॉक्टर के पास जाना है और फिर टेस्टिंग के लिए जाना है। जी, निश्चित तौर पर फराह, और मुझे लगता है कि जो गाइडलाइंस जारी हुए इसमें कर्नाटक और हरियाणा के लिए भी कुछ खास प्रावधान होंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस के जो मरीज हैं मध्य प्रदेश से सामने आ रहे थे, कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन भी एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बीमारी जो कि इम्यून सिस्टम पर सीधे असर डालती है, बहुत ज़रूरी कि वैक्सीनेशन से बचा जा सके।
अवंतिका, जैसे अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें या हरियाणा की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तमाम राज्यों की बात करें, जहां पर भी ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और ये देखा गया है कि तेज़ी से काफ़ी राज्यों में जो हैं, चाहे वो राजस्थान की ही बात क्यों ना की जाए, वहाँ पर जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई जो है उसको बुखार, खांसी जैसे लक्षण हो रहे हैं और 15-15 दिन तक वो ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इन तमाम राज्यों के लिए अब ये ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है कि वहाँ पर भी वैक्सीनेशन का ध्यान दिया जाए, क्योंकि देखिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके बूस्टर डोज नहीं हुए हैं और उसके बाद जो है वो प्रिकॉशनरी डोज नहीं हुए हैं, कुछ के फर्स्ट और सेकेंड डोज ही हुए हैं। तो और बुज़ुर्गों और बच्चों के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि बुज़ुर्गों को अगर कोई और बीमारी है, डायबिटीज है या बीपी का कोई इशू है तो उसमें ज़्यादा खतरा है। तो ये जानलेवा ना बने। और जिस तरीके से अभी 2 मौतें हुई हैं हरियाणा और कर्नाटका, तो वहाँ पर भी मॉनिटरिंग जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट जारी कर दिया गया है और बाकी सारे राज्यों में भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि मॉनिटरिंग अच्छे से हो। अगर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है तो टेस्टिंग हो। और आज इस बैठक का एक और लक्ष्य था, वो ये था कि राज्य को कितने सपोर्ट की ज़रूरत है, कि क्या उनको वैक्सीनेशन की और ज़्यादा उनको वैक्सीन की ज़रूरत है या टेस्टिंग के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो अहम फैसले हुए हैं और उसके बाद जो है एक पत्र जारी किया गया है जो सारे राज्यों के लिए लिखा गया है और उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जिस तरीके से कोविड के दौर में सबने मिलकर अच्छे से काम किया, उसी तरीके से इस इन्फ्लुएंजा के लिए भी सब लोग जो कोविड हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि देखिए इस बैठक में वही लोग शामिल थे जो नीति आयोग के मेंबर्स थे, ICMR के DG हों या जो कोविड टास्क फोर्स जो बनाई गई थी या जो वैक्सीनेशन के लिए बनाई गई थी, तो वो सब तमाम इसमें मौजूद थे। तो वैक्सीनेशन पर भी इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि अब जो वैक्सीनेशन है वो उस तरीके से हो नहीं रही और अभी कई राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी वैक्सीनेशन तेजी से होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वायरस भी जो है ये बहुत तेज़ी से फैलता है। ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है और इसके लक्षण शुरुआत में समझ में नहीं आते हैं और ये कोविड जैसे ही लगते हैं और बीच में जो है टेस्टिंग भी नहीं हुई तो लोग समझ नहीं पाए। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इन सारी चीज़ों पर जो है वो एहतियात दी जाए और अलर्ट मोड पर सब रहें और लोगों को भी इस बारे में जानकारी दी जाए। देखिए H3N2 के बारे में डॉक्टर्स को भी कहा गया है कि जितना ज़्यादा हो सके वो लोगों को बताएं कि किस तरीके से लक्षण होते हैं। देखिए अगर इनके साफ तौर पर लक्षणों की बात की जाए तो मैं आपको समझाती हूँ कि जो वायरल फीवर होता है उसमें 2-3 दिन तक फीवर रहता है, उसके बाद जो है वो पैरासिटामोल लेने से ठीक होने लगता है। लेकिन जो H3N2 में जब आपको फीवर होता है या बॉडी एक होता है तो वो बहुत कंसिस्टेंट रहता है और वो 1-2 हफ्ते तक नहीं जाता और उसका जो फीवर का टेम्परेचर होता है वो भी 100 से 102 तक रहता है और इसमें बॉडी में एक्सट्रीम पेन होता है। उसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है और आपके गले में भी ज़्यादा दर्द है, आपको कोल्ड कफ है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। खुद से इलाज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार खुद से मेडिसिन लेने से ये और सीवियर हो सकता है। निश्चित तौर पर ये तमाम गाइडलाइंस जो कि जारी की गई और साफ तौर पर कह सकते हैं कि अगर इस तरह के लक्षण सामने आते हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक और पहलू जिस पे मैं चर्चा करना चाहूँगी फराह, जैसे कोविड में हमने देखा कि ट्रैवल हिस्ट्री ट्रैक की जा रही थी, इन्फ्लुएंजा में भी इसी तरह से लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। क्या ऐसी कोई संभावना आगे के लिए कि टेस्टिंग कंपल्सरी कर दी जाएगी एयरपोर्ट्स पर या रेलवे स्टेशन पर, ऐसी कोई संभावना नजर आती है? देखिए अवंतिका, अगर अभी के लिए हम बात करें तो अभी के लिए सिर्फ मॉनिटरिंग चाहिए राज्यों को। तो अभी राज्यों में जो है वो टेस्टिंग होगी, अगर ऐसे लक्षण पाए जाते हैं उसके बाद टेस्ट होंगे और फिर ये देखा जाएगा कि कितने राज्यों में किस तरीके से टेस्ट हो रहे हैं और कितने मरीज पाए गए हैं। क्योंकि अब अभी अगर हम H3N2 की बात करें तो उसके 90 मरीज हैं और H1N1 की बात करें तो उसके 8 मरीज हैं। तो अगर ये आंकड़ा बढ़ता है और बढ़ने के बाद अगर मौत का आंकड़ा भी जो हमने देखा है जो कि अभी 2 है, अगर वो बढ़ता है और ये केसेस ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से बाहर ट्रैवलिंग के लिए जो गाइडलाइंस थी वो भी की जाएंगी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल, क्योंकि अभी ये कहा गया है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और अभी वो स्थिति नहीं है, क्योंकि अभी जो 2 डेथ्स बताई गई हैं उसमें ये भी बताया गया है कि उनको और भी सीवियर जो हैं वो बीमारियां थी और वो दोनों 56 और एक 85 साल के थे। तो वो एज बुजुर्ग थे, इसलिए उनको ज़्यादा खतरा था और भी बीमारियां थी। तो इसीलिए बार बार डॉक्टर्स की तरफ से और आज जो मीटिंग हुई उसके बाद ये कहा गया है कि अभी अलर्ट रहने की
जरूरत है। अभी राज्यों को मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर केसेस ज्यादा बढ़ते हैं तो उसके बाद जो है वो एक ड्रग इसके लिए जो है वो भी पहले से जारी है, तो फिर उस सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि लोग मास्क पहने, प्रोटोकॉल को फॉलो करें, क्योंकि अभी लोग जो हैं वो कोविड वाले फेज से जो हैं वो निकल चुके हैं, वो ना मास्क पहन रहे हैं ना एहतियात बरत रहे हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो गया कि लोग अब ये समझे कि गाइडलाइंस का पालन करते रहना बीमारी है ये भी पनपती जा रही है और इससे हमें बचना जानकारी है। हमारे साथ साझा करने के लिए जिस तरह से गाइडलाइंस को लेकर भी फराह हमें जानकारी दे रही थी कि बहुत जरूरी है कि आप लगातार इन तमाम नियमों का पालन करते रहें। आगे बढ़ते हैं और